जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं के इतिहास को, जिसमें चल रहा है अध्याय 11 जिसका नाम है विद्रोही और राज। ये मूलतः अध्याय आपका 1857 के विद्रोह पर केंद्रित है। आपने अभी तक की क्लासेस में आपने समझ लिया है सामाजिक और राजनीतिक कारण 1857 के विद्रोह के होने के पीछे वो कौन कौन से कारण हैं जिन्होंने विद्रोह की पृष्ठभूमि को तैयार किया है। एक हो गया आपका सामाजिक और राजनीतिक कारण, मैंने आपको आर्थिक कारण भी बता दिया है और धार्मिक कारण भी बता दिया है। अब मैं चल रहा हूं आपको माचिस के बारे में बताने, जिसने इन सभी कलेक्टेड, ये जो सारा का सारा मटेरियल कलेक्ट हो गया था आगजनी के लिए, इसमें माचिस मारने का काम किस कारण ने किया है, और वो कारण है सैन्य कारण। सैन्य कारण वो तात्कालिक कारण बनता है जिसके कारण आपका विद्रोह प्रारंभ होता है। आपके विद्रोह को प्रारंभ करने का काम ये करता है सैन्य कारण। वो क्या है, चल रहे हैं उसे विस्तार पूर्वक समझने। और ये प्रश्न आएगा जरूर पेपर में कि सैन्य कारण 1857 के विद्रोह को प्रारंभ करने में क्या भूमिका निभाता है। यही प्रश्न रहेगा, ऐसे ही रहेगा और 5 नंबर का रहेगा। ये भी मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे ही डिट्टो कि सैन्य कारण का 1857 के विद्रोह को प्रारंभ करने में क्या भूमिका है, ऐसे ही आएगा प्रश्न। और आपको इसका उत्तर बहुत ही विस्तार पूर्वक देना है। तो सुनो क्या लिखना है, सुनना बहुत ध्यान से। क्या है, भारतीय सैनिकों में असंतोष। क्यों है भारतीय सैनिकों में असंतोष? देखो, आप सब जानते हैं कि अंग्रेज भारत की जनता को, भारत के राजा महाराजाओं को जब अपने से नीचा समझते थे, दोयम दर्जे का समझते थे, तो भारत के सैनिकों को दोयम दर्जे का समझना कोई बड़ी बात नहीं है। जब वो राजा महाराजा, जब वो साहूकारों को, जमींदारों को नहीं समझते थे अपने बराबर का, तब वो भारत के सैनिकों को अपने बराबर का समझे, ये कहां से माना जा सकता है। ये तो मानना भी, ये कल्पना करना भी मूर्खतापूर्ण कल्पना होगी, क्योंकि अंग्रेज अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझते थे। इसके अलावा वो किसी को भी अपने बराबर नहीं समझते थे। वो सबको अपने से नीचा समझते थे। और भारतीय सैनिकों के साथ सबसे ज्यादा भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। राज वो भारत पर भारतीय सैनिकों की वफादारी के कारण से कर रहे थे, लेकिन उन्हें अपने अंग्रेजी सैनिकों से दोयम दर्जे का समझते थे। उनके साथ बहुत ज्यादा बदसलूकी की जाती थी, उनको अच्छा खाना नहीं दिया जाता था, उनको अच्छी वर्दियां नहीं दी जाती थी। वो सारी बातें सुनना बहुत ध्यान से। फिर भी मैं समझता हूं, मैंने आपको बहुत बार समझा दिया है कि भारत गुलाम हुआ है तो भारतीयों के कारण, और आज भी अगर गुलाम होगा तो भारतीयों के कारण ही भारत गुलाम होगा, कोई और कारण नहीं आएगा, कोई और कारण नहीं आएगा। सुनना बहुत ध्यान से सुनो। विद्रोह प्रारंभ होने के पर्याप्त समय पूर्व ही भारतीय सैनिकों में अनेक कारणों से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष फैलने लगा था। भारतीय सैनिकों को सेना में वे सब सुविधाएं नहीं मिलती थी। सुन लो, अंडरलाइन कर लेना, ये प्रश्न है, ये एक कारण है। इस कारण से सैनिकों ने विद्रोह किया है। भारतीय सैनिकों को सेना में वे सब सुविधाएं नहीं मिलती थी जो अंग्रेजी सैनिकों को उपलब्ध थी। उन्हें अंग्रेज सैनिकों की अपेक्षा बहुत कम वेतन तथा भत्ता मिलता था। काम वो अंग्रेजी सैनिकों से बहुत ज्यादा करते थे, लेकिन वेतन और भत्ता उन्हें अंग्रेजी सैनिकों से बहुत ही कम मिलता था। अब आपके साथ ऐसा कोई, आप भी काम उतना कर रहे हो और दूसरा भी आपके बराबर ही काम कर रहा है, लेकिन उसे आपसे 3 गुना तनख्वाह मिले और आपको उसकी आधे से भी आधा मिले, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा भैया।
उसे मिल रही है 75 रुपए और आपको मिल रहे हैं 25 रुपए। खर्चे आपके भी उतने हैं और आप उससे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, फिर भी आपको कम पैसा मिल रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? आपको हद से ज्यादा बुरा लगेगा, हद से ज्यादा बुरा लगेगा। सिर्फ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उस नस्ल के नहीं है, उस जाति के नहीं है, उस धर्म के नहीं है जिस धर्म का अनुसरण कर रहा है वो मालिक, जिसके अंतर्गत पूरी सेना चल रही है। आप ईसाई नहीं हैं, आप अंग्रेजी नहीं बोलते, आप उनके कल्चर से बिलोंग नहीं करते, जिस कारण से आपको वो तनख्वाह नहीं मिल रही। तो आप बताओ, आपके मन में विद्रोह की भावना पैदा होगी या नहीं होगी? होगी, लाजमी सी बात है। आगे सुनो। ब्रिटिश अधिकारी भारतीय सैनिकों के साथ अत्यधिक अपमानजनक बर्ताव करते थे। वे भारतीय सैनिकों पर कोई विश्वास नहीं करते थे। पूरा भारत भारतीय सैनिकों के ताकत पर उनके अधीन था, लेकिन वो भारतीय सैनिकों पर तनिक भी विश्वास नहीं करते थे। अगर उनसे छोटी सी गलती होती थी, वो उसके लिए उन्हें बहुत करारा दंड देते थे, और उनके सैनिकों से बड़ी बड़ी, अंग्रेजी सैनिकों से बड़ी बड़ी गलतियां हो जाए फिर भी उन्हें दंडित नहीं किया जाता था। अब आप बताइए, जिनके बल पर आपने पूरे भारत को नियंत्रित कर रखा है, उन पर आप विश्वास तक नहीं करते। जब आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा तो आपको कैसा लगेगा? मैं इनके ऊपर आंख मूंद कर विश्वास करूं म्यूल, और आप पे ना करूं तो आपको कैसा लगेगा? बुरा, बहुत बुरा लगेगा, और आप मेरे खिलाफ षड्यंत्र करने का प्रयास करेंगे। ये इंसान की फितरत है मेरे भाई, ये इंसान की फितरत है। जब उसके साथ कोई उसके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करता है तो उसके मन में ये भाव पैदा होता ही होता है कि मैं भी तो उतनी ही तल्लीयता से आपके पीछे लगा हुआ हूं, फिर भी आप मेरे साथ दोयम दर्जे का व्यवहार कर रहे हैं। क्या ये सही है? कदापि ये सही नहीं है। क्यों मैं आपके साथ अगर स्कूल में गलत व्यवहार हो तो आप बर्दाश्त करोगे? आप उस टीचर की क्लास में जाना ही छोड़ दोगे। जब ये मेरे से अच्छे से बात नहीं करते, जब मेरे को भाव नहीं देते, तो मैं भी इनकी क्लास को भाव नहीं देता। जाए पढ़ा ले जिसको पढ़ाना है। समझ नहीं बात? आप ये क्या है? क्लास में ना जाना ही क्या है? आप उनके खिलाफ अपना विद्रोह प्रकट कर रहे हैं। तो भारतीय सैनिकों ने भी यही किया। जब भारतीय सैनिकों के साथ जब अंग्रेज सरकार के अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी जब उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करते थे तो उन्हें भी बहुत बुरा लगता था, बहुत बुरा लगता था। सुनना बहुत ध्यान से। वे भारतीय सैनिकों पर कोई विश्वास नहीं करते थे तथा उनके आत्मसम्मान को पग पग पर ठेस पहुंचाते थे। न उनके धर्म की इज्जत करते थे और ना ही उनके पहनावे की इज्जत करते थे। कौन? अंग्रेज। उनको जबरदस्ती दाढ़ी काटने के लिए मजबूर करते थे, मूंछ काटने के लिए मजबूर करते थे, उन्हें जबरदस्ती शराब टीका लगाने से रोकते थे, मुसलमानों को उनकी पगड़ी पहनने से, ये सब करने से उनको रोकते थे। उनके आत्मसम्मान से अंग्रेज खिलवाड़ करते थे, जिससे कि वो जानबूझ के ईसाइयत को कबूल कर ले और इससे उनका धर्म आगे बढ़े। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अंग्रेज काम करते थे। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अंग्रेज काम करते थे, जिससे कि उनका वर्चस्व हावी हो सके, उनका वर्चस्व हावी हो सके। समझ में आई बात? आगे सुनो। 1840 के दशक में अंग्रेज अफसरों में श्रेष्ठता का भाव तेजी से बढ़ने लगा था। वे भारतीय सिपाहियों को निम्न नस्ल का मानते थे और उनकी भावनाओं की कोई परवाह नहीं करते थे। गाली गलौज व शारीरिक हिंसा एवं सामान्य सी बात बन गई थी। परिणाम स्वरूप सिपाहियों व अफसरों के मध्य फासला निरंतर बढ़ गया और विश्वास का स्थान संदेह ने ले लिया। वास्तव में कंपनी की सेना में नियुक्त भारतीय सैनिक भारतीय समाज के अभिन्न अंग थे। अंततः देश की संपदा के निष्कासन, आर्थिक शोषण, उद्योग धंधों एवं व्यापार वाणिज्य के हास्य पश्चात शिक्षा के प्रसार, ईसाई मत के प्रसार और भारतीयों के धार्मिक एवं सामाजिक विश्वासों में
ब्रिटिश प्रशासकों की हस्तक्षेप की नीति ने उन्हें भी उतना ही आहत किया था जितना कि सामान्य भारतीय जनों को। अंग्रेज सरकार की उन सभी नीतियों ने भारतीय सैनिकों को अंदर तक झकझोर दिया था कि ये हमारे धर्म को, ये हमारे समाज को, ये हमारे उद्योग धंधों को बर्बाद कर रहे हैं और हम इनका साथ दे रहे हैं। ये हम पर धिक्कार है, ये हम पर धिक्कार है। ये सारी बातें लिखना है, प्रश्न में जब आए तो ये बातें लिखना है कि उनके साथ शारीरिक रूप से प्रताड़ना होती थी, उनके साथ अपमानजनक बर्ताव होता था, उनके अंग्रेजी अफसर उनके साथ हिंसक बर्ताव करते थे और ना ही उनसे सीधे मुंह बात करते थे, लेकिन वहीं अंग्रेजी सिपाहियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार, उन्हें अच्छा खाना, उन्हें अच्छा रहने की जगह, उन्हें अच्छा वेतन, सब कुछ मिलता था। लेकिन भारतीय सैनिकों के साथ ऐसा कुछ भी व्यवहार नहीं होता था। और भारत का जिस प्रकार से अंग्रेज शोषण कर रहे थे, इस चीज से भी भारतीय सैनिक बहुत ज्यादा आहित थे कि ये हमारे देश में रह रहे हैं, फिर भी ये हमारे देश की कद्र नहीं करते, ये हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे देश के उद्योग धंधों को लूट रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, जिससे कि भारत की जनता अंदर से जल रही थी। और जैसी जनता जल रही थी, जनता से ही तो सिपाही आए थे ना भाई। सिपाही कहीं अलग से तो आए नहीं थे, सिपाही भी तो इसी समाज का अंग है ना। तो जो समाज पर प्रभाव पड़ता है वही सिपाहियों पर भी पड़ता है। सिपाही भी इस बात को देख रहे थे कि उनके समाज को अंग्रेज किस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं। इन सब बातों से सिपाही भी हद से ज्यादा मानसिक रूप से टूट रहे थे और धर्म के साथ जो व्यवहार किया जा रहा था, उनके इस चीज ने भारतीय सिपाहियों के मन में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ संदेह की ऐसी भावना पैदा कर दी कि वो संदेह फिर कभी नहीं मिटा। और उसी संदेह ने भारतीय सैनिकों को विद्रोह करने के लिए तैयार किया। एक संदेह, वो संदेह क्या है, सुनना। डॉक्टर बिपिन चंद्र के शब्दों में वास्तव में सिपाही वर्दीधारी किसान ही था। यदि ब्रिटिश शासन के विनाशकारी आर्थिक प्रभाव से उनके आत्मीय जन पीड़ित होते थे तो उस पीड़ा को ये सिपाही भी अनुभव करते थे। यह याद रखा जाना चाहिए कि उत्तर भारत में सिपाहियों एवं ग्रामीण जगत के मध्य घनिष्ठ संबंध थे। बंगाल आर्मी के सिपाहियों में से अधिकांश अवध एवं पूर्वी, सुन लो, बंगाल रियासत में जो सिपाही तैनात थे वो सारे के सारे कहां से थे, अवध और उत्तर प्रदेश से ही थे ज्यादातर। देखो, यह याद रखा जाना चाहिए कि उत्तर भारत में सिपाही एवं ग्रामीण जगत के मध्य घनिष्ठ संबंध थे। बंगाल आर्मी के सिपाहियों में अधिकांश अवध एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों से भर्ती होकर आए थे। उनमें से अनेक ब्राह्मण अथवा ऊंची जाति के लोग थे। अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला, नर्सरी कहा जाता था। अवध जो बंगाल आर्मी थी उसकी पौधशाला किसे माना जाता था, अवध को, कि ज्यादातर सिपाही कहां से थे, अवध के थे। और जब अवध के नवाब को बेइज्जत करके उनसे उनकी रियासत छीनी गई तो इस चीज का प्रभाव अवध से आने वाले सिपाहियों पर भी पड़ा। अवध से आने वाले सिपाहियों पर भी पड़ा। सुनना इस चीज को। इस प्रकार सिपाहियों के परिवार अपने आसपास जिन परिवर्तनों एवं खतरों को देख रहे थे वे शीघ्र ही सिपाही लाइनों में भी दृष्टिगोचर होने लगे। दूसरी ओर सिपाहियों में निरंतर बढ़ता हुआ असंतोष ग्रामों में भी परिलक्षित होने लगा। ब्रिटिश अधिकारी भारतीय सैनिकों के व्यक्तिगत जीवन में भी अनुचित रूप से हस्तक्षेप करते रहते थे। सैनिकों में ईसाई मत का प्रसार, सुन लो, सैनिकों में ईसाई मत का प्रचार करने के लिए सरकारी खर्च पर ईसाई पादरी नियुक्त किए जाते थे। इन सब कारणों से भारतीय सैनिक वर्ग के असंतोष में निरंतर वृद्धि होती गई, जिसके परिणाम स्वरूप वे विद्रोह के पथ का अनुसरण करने को विवश हो गए। समझ रहे हो? तो ये सारे वो कारण हैं जिनके कारण सिपाहियों ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ विद्रोह का मोर्चा
खोला। सिपाहियों ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ विद्रोह का मोर्चा खोला। इन सभी कारणों के कारणवश उन्होंने अंग्रेज सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम किया। ये बात याद रखना कि बंगाल आर्मी में जितने भी सिपाही थे वो अधिकतर कहां से थे? पूर्वी उत्तर प्रदेश और अवध से थे। अवध को बंगाल आर्मी की क्या कहा जाता था? पौधशाला कहा जाता था, क्योंकि नर्सरी मतलब समझते हो ना, जहां पेड़ों को तैयार किया जाता है। तो इसी प्रकार से अवध जो था वो अंग्रेज आर्मी की पौधशाला था, जहां अंग्रेजी सिपाही तैयार किए जाते थे। मतलब ज्यादातर सिपाही अवध एरिया से ही आते थे। जैसे भारत में भी जो आर्मी के जवान हैं वो ज्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और कहां के होते हैं? पंजाब के। तो आप इस बेल्ट को इंडियन आर्मी की नर्सरी कह सकते हैं, क्योंकि इस एरिया में बहुत सारे जो नौजवान बच्चे होते हैं वो आर्मी की तैयारी करते हैं। उसी प्रकार से उस समय अवध रियासत जो थी वहां के लोग आर्मी में जाना बहुत ज्यादा पसंद करते थे। और उच्च वर्ण के लोग, ठाकुर, ब्राह्मण, ये लोग आर्मी में जाना और सर्व करना बहुत ज्यादा पसंद करते थे। ठीक, तो जो समाज में उनके परिवार के साथ उनकी रियासत में जो भी घट रहा था उस चीज का प्रभाव उन पर भी पड़ता था, और जो उनके साथ व्यक्तिगत रूप से घट रहा था उसका तो पड़ता ही पड़ता है। जो उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार हो रहा था, जो उनके धर्म को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा था, जो पादरियों को लाकर उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा था, वो सब तो वो देख रहे थे, वो खुद भोग रहे थे। ये सब वो खुद देख रहे थे और भोग रहे थे। इस चीज का प्रभाव तो उन पर पड़ ही रहा था। समझ में आई बात? आगे सुनो, आगे क्या है? अंग्रेजी सैनिकों की अपेक्षा भारतीय सैनिकों की अधिक संख्या। अब भाई भारत में अंग्रेजी सैनिक तो अधिक हो नहीं सकते, क्योंकि अंग्रेजी सैनिकों को भारत में लाना अंग्रेज सरकार के लिए बहुत ज्यादा महंगा था, बहुत ज्यादा महंगा था। उनके लिए वो संभव नहीं था, क्योंकि अंग्रेजी सैनिक अगर इंग्लैंड से आएंगे तो वो बहुत ज्यादा तनख्वाह भी लेंगे और उनका रखरखाव भी करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, और क्लाइमेट चेंज होगा। वहां ठंडा मौसम है, यहाँ बहुत गर्म मौसम है, उनकी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल पहले ही हो जाएगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने भारत में ही अपने लिए वफादार सैनिक तैयार करने का काम किया। लेकिन उनके साथ जो उन्होंने भेदभावपूर्ण व्यवहार किया, इसी चीज ने भारतीय सैनिकों को अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, ठीक है, तो जो अंग्रेज सरकार ने भारतीय सैनिकों और अंग्रेजी सैनिकों में जो भेदभाव किया, भाई मैंने आपको बता दिया अंग्रेजी सैनिकों को लाना बहुत ही खर्चीला था। तो अंग्रेजी सैनिकों को तो लाया जाना बहुत आसान नहीं था, इसीलिए अंग्रेजों ने भारत में ही अपने लिए वफादार सैनिकों का निर्माण करने का काम किया। लेकिन उनके साथ जो उन्होंने भेदभावपूर्ण व्यवहार किया, उस चीज ने जो भारत में सैनिक तैयार हुए थे उनको अंग्रेजों के खिलाफ कर दिया। सुनना ध्यान से, अभी आपको पता चल जाएगा। 1856 में ईस्वी में भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या में भारी असमानता थी। भारत में अंग्रेजी सेना का एक विशाल भाग क्राइमिया युद्ध में लगा दिया गया था, किंतु उसके स्थान पर नई अंग्रेजी सेना को भारत नहीं भेजा गया था। परिणाम स्वरूप यह विषमता और अधिक बढ़ गई थी। जिस समय लॉर्ड डलहौजी ने, अंडरलाइन करना, जिस समय लॉर्ड डलहौजी ने भारत छोड़ा, उस समय भारतीय सैनिकों की संख्या अंग्रेज सैनिकों से लगभग 5 गुना अधिक थी। इससे भारतीय सैनिकों के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई और वे अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाने को तैयार हो गए, क्योंकि वो संख्या में बहुत ज्यादा थे। इससे अंग्रेजी सैनिकों से तो उनके मन में ये हौसला पैदा हुआ कि अगर हम अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होंगे तो अंग्रेज हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उनकी संख्या से 5 गुना है। अगर वो 1 है तो हम 5 हैं, अगर वो 1 है तो हम 5 हैं। हम अच्छे से उनकी बैंड बजा देंगे
और बजा भी देते। लेकिन मैंने कहा ना, भारत के ही कुछ गद्दारों ने भारत को गुलाम रखने में अंग्रेजों की सहायता कर दी। समझ में आई बात? अभी आप सुनोगे तो ये चैप्टर आपको बता देगा कि वास्तविक रूप में कौन भारत के लिए वफादार था और कौन भारत के लिए गद्दार था। आप इस चीज को बखूबी समझ जाओगे, इस चैप्टर को पढ़ लोगे तो अच्छे से। सेना का दोषपूर्ण वितरण। देश के विभिन्न भागों में सेना का वितरण सूझबूझ से नहीं किया गया था। कुछ भागों में आवश्यकता से अधिक सेना विद्यमान थी और कुछ में सैनिक संख्या नहीं के बराबर थी। बंगाल की सेना में 1,51,361 सैनिक थे और पंजाब में सैनिकों की संख्या लगभग 40,000 थी। सेना का विशाल भाग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भेजा गया था। इलाहाबाद और कलकत्ता के मध्य अंग्रेज सैनिकों की एकमात्र टुकड़ी दीनापुर नामक स्थान पर थी। इलाहाबाद, कानपुर और दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर भारतीय सैनिकों का ही नियंत्रण था। भारतीय सैनिक अनेक स्थानों पर कंपनी की दुर्बल सैनिक स्थिति से भली भांति परिचित थे। अंततः वे अवसर से लाभ उठाना चाहते थे और इस पूरी बेल्ट में ये जो बेल्ट है आपकी, ये वाली दिल्ली से लेकर कलकत्ता की जो बेल्ट थी, इस बेल्ट में भारतीय सैनिक ही विद्यमान थे। इस एरिया में सिर्फ एक ही बटालियन अंग्रेजी सैनिकों की विद्यमान थी, नहीं तो सारी की सारी भारतीय सैनिकों की। इन सब परिस्थितियों को जब उन्होंने परखा तो उन्होंने समझा, भाई अब लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने का यही सही समय है। हथौड़ा भी सही मारा गया था, सब कुछ सही हुआ था, बस गलती एक ही जगह हुई है। एक ही गलती वो क्या हुई है? भारत के गद्दारों ने जो की है, जो वो अंग्रेज सरकार के चाटुकार थे, उनके द्वारा जो काम किए गए ना, उन्हीं के कारण ये सैन्य विद्रोह जन विद्रोह में परिवर्तित नहीं हो पाया। नहीं तो ये जन विद्रोह भी बन गया था, लेकिन उसे विफल करने में अंग्रेज इसीलिए सफल हो पाए क्योंकि भारत के कुछ चाटुकारों ने अंग्रेजों की सहायता कर दी। समझ में आई बात? आगे सुनो। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम जनरल सर्विस इंस्टॉलमेंट एक्ट पास किया गया, जिसके अनुसार भारतीय सैनिकों को भर्ती के समय यह स्वीकार करना पड़ता था कि उन्हें भारत के किसी भी भाग में तथा भारत के बाहर समुद्र पार के देशों में भी युद्ध लड़ने के लिए भेजा जा सकता है। हिंदुओं की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र पार जाने से जाति भ्रष्ट हो जाती थी तथा धर्म नष्ट हो जाता था। अंततः उच्च जातीय हिंदुओं में तीव्र असंतोष उत्पन्न हो गया। 1856 में जो अंग्रेज सरकार प्रावधान लाई, कौन सा प्रावधान? सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय सैनिकों से इस शर्त पर हस्ताक्षर कराया गया कि सेना में अगर आप भर्ती होते हैं तो भारत में आपको किसी भी कोने में ट्रांसफर किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर आपको भारत से बाहर भी भेजा जा सकता है। तो भारत के हिंदू धर्म में ये मान्यता थी उस समय कि समुद्र पार करने पर आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। और उस समय जाति पाति भारत में इतने करेरे स्तर पर थी कि कोई कहने की बात नहीं। तो इसीलिए भारत का जो उच्च वर्ण था, उच्च वर्ण मतलब ऊंची जाति के लोग थे, उन्होंने सेना की तरफ अपना रुख करना बंद कर दिया कि अब हम सेना में नहीं जाएंगे, हमारी जाति के लोग, हमारे धर्म के लोग सेना में नहीं जाएंगे। साफ सीधी बात। ये सारे कारण बता रहा हूं मैं। इन सब चीजों ने सैन्य विद्रोह को पैदा करने में भूमिका निभाई है।
और ऐसा ना हो कि पेपर में आप लिख के ना हो। अब की वाला जो टेस्ट होगा उसमें जरूर होगा ये प्रश्न। समझ में आई बात? समझ में आई बात? आगे सुनो। अफवाहों और भविष्यवाणियों का प्रसार। आप सब जानते हैं कि भारत की जनता अफवाहों में कितना विश्वास करती है, अब भविष्यवाणियों में भी कितना विश्वास करती है। आज की तरह भारत में उस समय कोई टीवी तो थी नहीं, मोबाइल तो थी नहीं। अगर कोई अफवाह फैल जाती थी उसे दूर करने के लिए कोई प्रावधान था नहीं। समझ में आई बात? बहुत ही मुश्किल होता था अफवाहों को समाप्त कर पाना। आई बात समझ में? बहुत ही मुश्किल था। तो एक बार अगर अफवाह फैल गई तो फिर फैल गई। और अफवाहों ने भी 1857 के विद्रोह को पैदा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आप आज की परिस्थिति में रहते हुए मत सोचना, आप उसी परिस्थिति में जाओ और सोचो कि अगर अफवाह उस समय फैलती होगी तो उसका क्या प्रभाव पड़ता होगा। जहां आपका 85% समाज गांव में रह रहा है और अशिक्षित है, अशिक्षित समाज और 85% गांव में जाति पाति का बोलबाला है, गरीबी हद से ज्यादा है, अशिक्षा हद से ज्यादा है, धर्म की कठोरता है। इन सब परिस्थितियों में अगर कोई अफवाह फैलती थी तो उसका क्या प्रभाव पड़ता होगा, खुद सोच लो आप, खुद सोचो आप। आगे सुनो, बंद करो। ठीक है, तो चलते हैं, जानते हैं क्या अफवाहें फैली थी उस समय और कैसे इन अफवाहों ने 1857 के विद्रोह को पनपने में और आगे बढ़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अब पता नहीं किसका है, उसे मत देखो, इधर सुनो ध्यान से। तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस। सेना में यह भ्रम फैल गया था, यह अफवाह फैल गई थी कि जो अंग्रेजी सरकार के जो नए कारतूस आए हैं, जो नई बंदूक आई है, उसमें लगने वाले जो कारतूस है, मतलब जो बम, जो गोली है या जो कुछ भी है, उस कारतूस को जिससे चिपकाया गया है, वो चिपकाने वाला लेप किससे बना हुआ है? सुअर और गाय के मांस से। यह अफवाह फैलती है और इसी अफवाह ने उस चिंगारी का काम किया जिसने भारतीय सैनिकों को विद्रोह करने के लिए मजबूर कर दिया। आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है और गाय को मारना सबसे बड़े अपराधों में से एक माना जाता है, सबसे बड़े पापों में से एक पाप माना जाता है। इस पाप को तो भगवान भी माफ नहीं करते, ऐसा माना जाता है हमारे धर्म में। और इस्लाम में माना जाता है कि सूअर सबसे गंदा जानवर है, वो लोगों का मल खाता है, इसलिए उसे खाना हराम माना जाता है। तो ये अफवाह फैली कि जो अंग्रेजी सरकार की जो नई बंदूकें आई हैं, उनमें प्रयोग होने वाले कारतूस, उनको जिस लेप से चिपकाया गया है, उस लेप में सूअर और गाय के मांसों का प्रयोग किया गया है। तो भारत के हिंदू धर्म के सिपाही और मुस्लिम धर्म के सिपाहियों ने, दोनों ने ही इस कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। जब अंग्रेज सरकार ने इस चीज की जबरदस्ती की तो भारतीय सैनिकों ने कहा ना, हम नहीं सहेंगे इस अत्याचार को, अब तो इनकी ईंट से ईंट बजानी ही पड़ेगी। और इस काम का नेतृत्व करते हैं मंगल पांडे। मंगल पांडे वो व्यक्ति होते हैं जो इस विद्रोह का बिगुल बजाते हैं और वो ही सबसे पहले सिपाही विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। सुनना ध्यान से। 1856 ईस्वी से ही जन सामान्य में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अनेक अफवाहों एवं भविष्यवाणियों का प्रसार होने लगा था। निसंदेह इन अफवाहों एवं भविष्यवाणियों ने विद्रोह के सूत्रपात में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1856 ईस्वी में सरकार ने सैनिकों की पुरानी बंदूकों के स्थान पर एनफील्ड राइफल नामक नई बंदूक देने का निश्चय किया। इन राइफलों में प्रयोग किए जाने वाले कारतूसों को राइफल में भरने से पूर्व मुंह से खोलना पड़ता था,
जनवरी 1857 ईस्वी में बंगाल की सेना में यह समाचार तीव्रता पूर्वक फैल गया कि इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। अंग्रेजों ने सिपाहियों को समझाने का भरसक प्रयास किया किंतु सफल नहीं हुए। उत्तर भारत की छावनियों में यह अफवाह जंगल की आग के समान फैलने लगी। इस अफवाह के स्रोत का पता राइफल स्टेशन डिपो के कॉमरेड राइट की रिपोर्ट से लगता है। इस रिपोर्ट से पता लगता है कि जनवरी 1857 ईस्वी के तीसरे सप्ताह में दमदम के शस्त्रागार में काम करने वाली नीची जात के एक खलासी ने एक ब्राह्मण सिपाही से पानी पिलाने का अनुरोध किया, किंतु ब्राह्मण सिपाही ने यह कहकर कि नीच जाति इसके छूने से लोटा अपवित्र हो जाएगा, उसे पानी पिलाने से मना कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार इस पर खलासी ने ब्राह्मण सिपाही को पलटकर जवाब देते हुए कहा, जल्दी ही तुम्हारी जाति भ्रष्ट होने वाली है, क्योंकि अब तुम्हें गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ेगा। यद्यपि यह कहना कठिन है कि यह रिपोर्ट कितनी विश्वसनीय थी, किंतु यह सत्य है कि एक बार इस अफवाह के फैलने के बाद अथक प्रयासों के बावजूद अंग्रेज इसके प्रयास को प्रतिबंधित नहीं कर सके, इसके प्रसार को प्रतिबंधित नहीं कर सके। तो देख लो आप अफवाहें कितनी तेजी से फैलती हैं। आज भी कितनी तेजी से फैलती हैं अफवाहें। आज भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कितनी तेजी से अफवाहों को फैलाती है, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं। और उस समय भी अफवाहें फैली, और वो भी धर्म से संबंधित, तो और तेजी से फैलती है। जितने भी धार्मिक दंगे होते हैं वो ज्यादातर अफवाहों पर ही आधारित होते हैं, उनका कोई आधार नहीं होता। वो अफवाहों के आधार पर ही प्रारंभ होते हैं और अफवाहों के आधार पर ही बंद हो जाते हैं, ये जान लो। तो इस अफवाह ने भी बहुत बड़ी कीमत, बहुत बड़ी जंग को जन्म दिया, और भारतीय सिपाहियों को वो तात्कालिक मौका दे दिया जिससे कि वो अंग्रेज सरकार के खिलाफ हो गए। और आप इस विद्रोह, यहां पर जो कोड दिया गया है, इस कोड को भी आप देखिए कि भारत में कितने बड़े स्तर पर जातिवाद था। जातिवाद कितने बड़े स्तर पर था कि हिंदू जाति के लोग ही हिंदुओं के साथ कितना घिनौना बर्ताव करते थे। एक हिंदू एक दूसरे हिंदू को पानी पिलाने से मना कर रहा है, सिर्फ किस आधार पर कि तू नीच जात का है, तू नीच जात का है। तो बताओ आरक्षण गलत है कि सही है? गलत है। कैसे गलत है भाई? जब आपने उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया है, तो जाति के आधार पर जब उनको आरक्षण मिल रहा है तो गलत कहां से है फिर? अगर आप भेदभाव नहीं करते तो उनको आरक्षण भी नहीं मिलता। आरक्षण इसीलिए मिला क्योंकि आपने उनके साथ भेदभाव किया, आपने उन्हें शिक्षा से गए सालों साल दूर रखा। क्यों रखा दूर आपने? क्यों आपने उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया? नहीं करते, नहीं होता ऐसा। समझ में बात? आगे सुनो, कहां गए हम? इसी समय उत्तर भारत में इस अफवाह का भी तेजी से प्रसार होने लगा कि अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने के लिए बाजार में बिकने वाले आटे में गाय और सुअर की हड्डियों को चूरा मिलवा दिया था। छावनियों व शहरों में सिपाहियों और आम लोगों ने उस आटे को छूने से भी इनकार कर दिया। चारों तरफ यह अफवाह फैल गई कि ऐसा करके अंग्रेज भारतीयों को ईसाई बना लेना चाहते थे। अंग्रेज अफसरों ने जन सामान्य को इस अफवाह की निराधारता का विश्वास दिलाने के अथक प्रयास किए, किंतु उनके प्रयास निरर्थक सिद्ध हुए। इस भविष्यवाणी की प्लासी के युद्ध के 100 वर्ष पूर्व होते ही भारत में अंग्रेजी राज समाप्त हो जाएगा ने लोगों को किसी बड़ी कार्रवाई के लिए अगला कदम उठाने की प्रेरणा दी। ये भी भविष्यवाणी थी कि प्लासी के युद्ध के 100 वर्ष बाद अंग्रेजी राज समाप्त हो जाएगा। इन अफवाहों ने
और इस प्रकार की भविष्यवाणियों ने भारत की जनता को एकजुट किया और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एकजुट करके खड़ा किया, जिससे कि भारतीय जनता उनके खिलाफ हो गई और उन्होंने अंग्रेजी सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम किया। सुनना, इन अफवाहों के अतिरिक्त उत्तर भारत के विभिन्न भागों से गांव-गांव में चपातियां बांटे जाने की रिपोर्ट भी प्राप्त हो रही थी। कहा जाता है कि रात के समय एक आदमी इस निर्देश के साथ एक चपाती दे जाता था कि वह 5 और चपातियां बनवा कर अगले ग्राम में पहुंचा दे। इस प्रकार यह प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती थी। विद्वान इतिहासकारों के विचार अनुसार यद्यपि चपातियों के वितरण का अभिप्राय ना तो उस समय स्पष्ट था और ना ही आज, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि यह प्रक्रिया आगामी उथल पुथल की स्पष्ट परिचायक थी। तो इस प्रकार की गतिविधियां करी जा रही थी, रोटी बदली जा रही थी गांव से गांव, और आज तक ये पता नहीं चल पाया कि ये क्यों किया गया था। लेकिन हाँ, इसे एक संकेत माना गया था कि ये अंग्रेजी सरकार की ईंट से ईंट बजाने के लिए एक रणनीति तैयार की गई थी कि इस रणनीति से हमें अंग्रेज सरकार की ईंट से ईंट बजानी है। समझ में बात? आगे सुनो, अफवाहों में विश्वास क्यों? भारतीय जनता अफवाहों में इतना विश्वास क्यों करती थी, ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि भारत की जनता अफवाहों में इतना विश्वास क्यों करती थी, क्या कारण थे कि भारत की जनता अफवाहों में इतना विश्वास करती थी। सुनना, इस संबंध में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि आखिर लोग इस प्रकार की अफवाहों में विश्वास क्यों कर रहे थे। हमें याद रखना चाहिए कि इतिहास अफवाहों और भविष्यवाणियों को महत्व प्रदान नहीं करता। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि इतिहास में अफवाहों तथा भविष्यवाणियों के महत्व को अथवा उनकी शक्ति को केवल इस आधार पर नहीं आंका जा सकता कि वे वास्तव में सत्य थी अथवा नहीं, किंतु हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अफवाहें तभी फैलती हैं जब उसमें लोगों के दिमाग के गहरे दबे डर और संदेह की अनुगूंज सुनाई देती है। अफवाह तभी पैदा होती है जब समाज में ऐसा कुछ हुआ होता है। अफवाह भी बिना आधार के नहीं बनती। अफवाह भी कुछ ना कुछ एक डर होता है, तभी अफवाह पैदा की जाती है कि ऐसा होने वाला है, तभी अफवाह पैदा होती है। जब तक डर नहीं होता ना, तब तक अफवाह नहीं होती, और डर जब आ जाता है तभी अफवाह आती है। और यही अफवाहें कभी कभी इतना बड़ा कांड करा देती हैं कि लोग उसे फिर समझ भी नहीं पाते। तो इसीलिए कहते हैं हर चीज को जांच परख कर ही उस पर विश्वास करना चाहिए। जांच परख करना बहुत जरूरी है, लेकिन हम कहाँ करते हैं भाई? हम तो आंख मूंद के ही विश्वास कर बैठते हैं, और ये कहीं से भी सही नहीं है। मयंक, समझ में आई बात? बहुत ही सोच समझ के किसी नेता पर आंख मूंद के कभी भरोसा नहीं करना, क्योंकि नेता ही सारे के सारे चोर होते हैं। सबसे बड़े चोर अगर इस धरती पे कोई है तो है भारत के राजनेता। भारत के राजनेता सबसे बड़े चोर हैं, सबसे बड़े चोर। समझ में आई बात? आगे सुनो, अफवाहों और भविष्यवाणियों से हमें जनसामान्य की मानसिकता का पता लगता है। ये जनसामान्य के भय, उनकी आकांक्षाओं, उनके विश्वास एवं प्रतिबद्धताओं की परिचायक होती है। इनसे यह पता चलता है कि तत्कालीन जनमानस समकालीन व्यवस्थाओं के विषय में क्या सोचता था, अथवा उन व्यवस्थाओं के प्रति उसकी प्रक्रिया किस प्रकार की थी। 1857 ईस्वी के प्रारंभ में तेजी से फैलने वाली इन अफवाहों और भविष्यवाणियों का मूल्यांकन 1820 के दशक से ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों के संदर्भ में अधिक सरलता पूर्वक किया जा सकता है। क्योंकि 1820 के बाद जो अंग्रेजों ने भारत की जनता पे अत्याचार करना स्टार्ट किया था ना, इन सब अत्याचारों ने भारत की जनता को मजबूर कर दिया था कि वो इन अफवाहों पे विश्वास करे। अंग्रेजों ने ये परिस्थिति बनाई कि भारत की जनता
बाजार में आने वाली इन अफवाहों पे विश्वास करे, क्योंकि उसके मन में इतना डर पैदा कर दिया गया था। और ये डर पैदा किसने किया था? अंग्रेजों ने ही तो किया था। अपनी आर्थिक नीतियों से, अपने कुकर्मों से इतना शोषण आपने कर दिया था कि अगर वो अफवाहों पर विश्वास ना करे तो फिर उनके पास और कोई चारा नहीं था भाई। इसीलिए उन्होंने अफवाहों पर विश्वास किया, क्योंकि आपने उनके धर्म को बर्बाद करने का, उनको बर्बाद करने का कोई मौका छोड़ा नहीं था। आपने बहुत प्रयास किए थे, इसलिए उनका अफवाहों पर विश्वास करना लाजमी था। समझ में आई बात? उनका अफवाहों पर विश्वास कर लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। समझ में आई बात? आगे सुनो, कहा गए? जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक में कुछ उदार एवं मानवतावादी ब्रिटिश प्रशासक भारतीय समाज में व्यक्त रूढ़ियों एवं कुरीतियों के प्रति सचेत होने लगे थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैटिंग के शासनकाल 1828 से लेकर 1835 ईस्वी में पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य विचारों एवं संस्थानों के द्वारा भारतीय समाज को सुधारने के लिए कुछ विशेष प्रकार की नीतियों को लागू किया जाने लगा था। भारतीय समाज के कुछ उदार चेता बुद्धिजीवियों के सहयोग से उन्होंने स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए, जिनमें अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान, विज्ञान और उदार कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा सती प्रथा को समाप्त करने, 1819 ईस्वी और हिंदू विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने 1856 ईस्वी के लिए बनाए गए कानूनों का उल्लेख भी पहले किया जा चुका है। सामान्य भारतीय इन सभी व्यवस्थाओं को भय और शंका की दृष्टि से देख रहे थे, और इन सब चीजों को भारतीय क्या समझ रहे थे? भारतीय समझ रहे थे कि ये हमारे धर्म में दखल अंदाजी कर रहे हैं। इसीलिए भारतीय समाज अफवाहों पर विश्वास कर रहा था, इसीलिए कि अंग्रेज बहुत सारे ऐसे काम कर चुके थे जो कि उनके धर्म के खिलाफ उस समय जो माना जाता था। उस समय भारतीय समाज इस चीज को देख चुका था कि अंग्रेज उनके धर्म के कितने खिलाफ हैं और कितना उन्होंने उनके धर्म के खिलाफ काम किया है। इसीलिए भारतीय जनता अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी होने के लिए मजबूर हो गई थी। समझ में आई बात? इसीलिए भारतीय जनता, समझ में आई बात, अफवाहों पर इसीलिए विश्वास कर रही थी। लोगों के केवल इतना ही नहीं, ब्रिटिश प्रशासकों ने प्रशासकीय दुर्बलता एवं गोद प्रथा निषेध कर देने जैसे बहानों के आधार पर अवध, सतारा और झांसी जैसे अनेक महत्वपूर्ण राज्यों पर अधिकार कर लिया था। अधिग्रहण के बाद उन राज्यों में अंग्रेजों ने वहां की व्यवस्थाओं को समाप्त करके अपनी शासन व्यवस्था, अपने कानूनों, अपनी न्याय पद्धति, भू राजस्व वसूली की अपनी व्यवस्था आदि को लागू कर दिया था। निसंदेह ब्रिटिश प्रशासकों की इन सभी गतिविधियों ने भारतीयों, विशेष रूप से उत्तर भारत के लोगों को गहरे तक झकझोर डाला था। तो इन सब चीजों ने भारत की जनता को मजबूर कर दिया था कि वो अफवाहों पर विश्वास करे, क्योंकि अंग्रेज सरकार बहुत से ऐसे काम कर चुकी थी जिनकी भारतीय जनता अपेक्षा भी नहीं करती थी। इसीलिए भारतीय जनता का ये विश्वास कर लेना कि अंग्रेजों ने आटों में सुअर और गाय की हड्डियों को पिसवाकर डाल दिया है, इस चीज का विश्वास करना उनके लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों ने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत से काम किए थे जो कि भारतीयों को कहीं से भी रास नहीं आए थे। समझ में आई बात? लोगों के दिलों में अनेक संदेहों एवं शंकाओं का जन्म होने लगा था। उन्हें लगने लगा था कि ब्रिटिश प्रशासकों का मुख्य उद्देश्य उन सभी व्यवस्थाओं को समाप्त कर देना था जिन्हें भारतीय पवित्र एवं सम्मानजनक मानते थे। भारतीयों के दिलों में यह बात घर कर गई कि ब्रिटिश प्रशासक भारतीय रजवाड़ों, सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों, भू अधिकारों, भू राजस्व व्यवस्था आदि सभी को समाप्त करके उनके स्थान पर एक अधिक कठोर, पराई और दमनकारी व्यवस्था को लागू करना चाहते थे। ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों ने भारतीयों के इन संदेहों एवं शंकाओं को और अधिक हवा प्रदान की।
इस प्रकार संदेह और अनिश्चितता के वातावरण में अफवाहों एवं शंकाओं का तीव्रता से प्रसार होने लगा। समझ में आई बात? अंग्रेजों की बहुत सारी नीतियों ने भारतीयों को मजबूर किया कि भारतीय इन सब अफवाहों पर विश्वास करें। समझ में आई बात? तो इन सब चीजों ने भारतीय जनता को इन अफवाहों पर विश्वास करने के लिए मजबूर किया। इसीलिए भारतीय जनता ने इन अफवाहों पर विश्वास किया, जिनमें से एक सबसे तात्कालिक कि अंग्रेजों ने जो कारतूस बनाए हैं वो चर्बी के बने हुए हैं, और वो भी गाय और सूअर की चर्बी से बने हुए हैं। इस प्रकार की अफवाहों पर इसीलिए विश्वास करा भारतीय जनता ने। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीय धर्म को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय समाज को बदलने का प्रयास किया और अपनी संस्कृति, अपना धर्म थोपने का प्रयास किया। इसीलिए भारतीय जनता ने इन सभी प्रकार की अफवाहों पर, इन सभी प्रकार की बातों पर विश्वास किया। और आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद।